Okay. So till today we have covered the reactivity with in the previous lecture we have covered the reactivity with halogens and reactivity with hydrogens. ये हमने कवर किया एंड solubility of liquid ammonia ये हमने कवर किया. Any doubts? The most important topic is the solubility in liquid ammonia. Number one cover किया the reaction with what hydrogen. Number two reaction with halogens. And the third is solubility of liquid ammonia. Okay, so order of reactivity towards the hydrogens. इसमें order of reactivity मैंने आपको लिखाया था. The order of reactivity number one, that is the thermal stability or order of reactivity of group 1 element, that is lithium, sodium, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. और अगर हाइड्राइड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें हम लोग, दैट इज LiH, NaH, KH, RBH, CSH. Okay, the reducing nature, we have discussed the reducing nature also. Reducing nature of hydrides, इसका डिस्कस किया हमने. इन रिएक्टिविटी विथ हेलोजेंस में डिस्कस किया सेकंड नंबर, दैट इज LiCl, NaCl, KCl, RVCl, CSCl. Okay, this is LiCl has the covalent in nature. Okay, covalent bond होता है इसमें, that is due to Fajans rule, due to polarization of cation into anion, और due to Fajans rule लिख सकते हैं हम लोग. Fajans rule और polarization. Okay, is any doubt in this? In the next, Na2CS, the ionic nature increases. Any doubts in the lecture number 3? Okay, and the third is the solubility in ammonia. Solubility in ammonia, that is solubility of or in ammonia. In this, the blue color, deep blue color solution form. Is everyone okay with me? Yes, sir. Okay, then इसका रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था M plus X plus Y, that is NH3 equals to M NH3 whole X minus plus electron NH3, that is negative, here is plus. Okay, so everyone is okay. These solutions is deep blue color. Okay, this blue color is due to these electrons. Okay, because this electron absorb the energy, and जब ये एक्साइटेशन स्टेट पे पहुंच जाता है, जब वापस अपना ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये इसका जो एमिशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो विजुअल रीजन में लाई करती हैं. दैट विजुअल रीजन इम्पार्ट्स द ब्लू कलर
to the solutions. Okay, and this is paramagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है. सेकंड इज ऑन स्टैंडिंग और स्लोली इसको गर्म करने पर, स्लोली हीट करने पर ये क्या होता है, इसमें क्या होता है बताओ मुझे. अगर इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा रख दें कुछ देर के लिए, या फिर इसको स्लोली स्लोली हीट कर दें इसको, इस सॉल्यूशन को, दिस सॉल्यूशन को, देन द नेक्स्ट रिएक्शन शुड बी, क्या होगा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट रिएक्शन, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन plus NH3 liquid, that is MnH2 plus half H2 gas, that is hydrogen liberate करता है. Okay, is everyone okay with me? And these solutions is, क्या solution होता है, इसका कलर क्या होता है, brown, bronze color. Okay, and here is no free electrons, so this solution is diamagnetic in nature. Is everyone okay? This is called metal amide. ओके, दिस इज कॉल्ड मेटल एमाइड. ये सोडियम के साथ भी रिएक्शन हो जाता है, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम, सारे के साथ रिएक्शन हो जाएगा. ओके, इट्स क्लियर. एंड नेक्स्ट वी हैव स्टडी द रिएक्टिविटी विद सल्फर एंड फास्फोरस. सल्फर के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड बनाता है, फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके फॉस्फाइड बनाता है. एंड नेक्स्ट वी हैव स्टडीड द रिएक्शन विथ मरकरी. मरकरी के साथ सोडियम और एनी एस ब्लॉक एलिमेंट कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मेटल अमेलगम बनाते हैं. दैट इज सोडियम के साथ मैंने रिएक्शन बताया था, सोडियम प्लस Hg दैट इज इक्वल टू NaHg. ओके, इज एवरीवन ओके? नाउ इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया. यस, एनी डाउट? नहीं. ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हमने स्टडी किया था हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स. मैंने आप हीटिंग इफेक्ट बताया, LiNO3 में हीटिंग इफेक्ट बताया. दैट वी हैव स्टडी द हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्राइड्स, LiNO3, LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CSNO3. तो थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू पोलराइजेशन पावर और कॉम्प्लेक्स एनाइन. ओके, ये सारे में होता है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी जो इंक्रीज होती है, कार्बोनेट में इंक्रीज होती है, बाइकार्बोनेट्स में इंक्रीज होती है, सल्फेट्स में अभी बताऊंगा आपको, एंड नाइट्राइड्स में आपको बताऊंगा. मैंने कल स्टडी किया था. हम लोगों ने क्या, जो Li होता है, LiNO3 होता है, दैट्स ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Li2O बनाते हैं, दैट इज लिथियम ऑक्साइड. दैट इज लिथियम ऑक्साइड, और वी कैन कॉल द मोनो ऑक्साइड ऑफ लिथियम. ओके, एंड इसके साथ NO2 बनता है एंड ऑक्सीजन गैस बनती है. सो एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट डजंट डिकम्पोज सो कम्प्लीटली. जो बाकी एलिमेंट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं एट द टेम्परेचर व्हेन जब लिथियम डिकम्पोज होता है. जिस टेम्परेचर पे लिथियम डिकम्पोज होता है उस टेम्परेचर पे बाकी एलिमेंट डिकम्पोज नहीं होते हैं. क्लियर? सो द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है. That's why the thermal stability increases. Clear? समझ में आया? All the nitrates from sodium to cesium decompose in the same way. इस तरीके से decompose होते हैं. In this way, okay. All the nitrates decompose in this way. MnNO3. M is here is ये sodium, potassium, rubidium, cesium. All nitrates decompose in this way. इस वे में डिकम्पोज होते हैं. ओके, सो द डिफरेंस मेनली डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज द टेम्परेचर डिफरेंस होता है.
बिकॉज टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना पड़ता है डाउन द ग्रुप जाने पर। ओके क्लियर। सो हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट्स स्टडी किया हम लोगों ने। कार्बोनेट में मैंने बताया कि Li2CO3 है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। एंड Li2CO3 नॉर्मली डिकम्पोज होता है, Li2O में डिकम्पोज होता है, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इस तरीके से डिकम्पोज नहीं होते हैं। ओके, देन द हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स। सो एल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैंने बताया एल्कली मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्टडी किया। इससे पहले मैंने हाइड्रोजन्स में भी बताया था एल्कली मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। And only elements which stable bicarbonate, and these are the only elements which form the bicarbonates in solid in nature। मतलब अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं के बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं। अदर देन किसी भी एलिमेंट्स के बाइकार्बोनेट जो भी बनते हैं फॉर्म होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं। समझ में आया बेटा? ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म द सॉलिड बाइकार्बोनेट कंपाउंड। The exception is lithium bicarbonate LiHCO3 at room temperature. At normal temperature it is in liquid state। क्लियर, समझ में आया? इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, समझ में आया? इन द नेक्स्ट नाउ हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्राइड्स। कैन एनीबॉडी टेल द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड्स? ओके, इसमें देखिए नाइट्राइड्स में क्या है, only lithium react with N2, only lithium react with N2। ओके, सिर्फ लिथियम ही N2 से रिएक्ट करता है, बाकी कोई भी एलिमेंट N2 से रिएक्ट नहीं करता है। एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। अगर सपोज सोडियम आपका रखा हुआ है, एयर में नाइट्रोजन 78% होती है, एयर में नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म कर जाएगा। सो एट नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रोजन से सोडियम एंड एनी अदर्स एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्टेड ओनली एलिमेंट इज लिथियम जो रिएक्ट करता है। Okay, so the reaction is 6Li plus N2 that gives us Li3N. Okay, that is a lithium nitride। इस कंपाउंड का नाम है lithium nitrate, आप इसको लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस lithium nitride H2O से रिएक्शन करने के बाद that gives us LiOH plus NH3 gas। ओके, now the lithium जो कैटायन है हैज हायर चार्ज डेंसिटी than that the any other alkali metals। So this is the reasons the Li only Li सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो रिएक्ट कर जाता है। द इसमें आप यहाँ पे इसका रीजन लिख लीजिए, Li पॉजिटिव कैटायन हैज हायर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी that of any others alkali metals। क्लियर? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल द चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि जो उसका साइज है उसका साइज में कितना चार्ज है। सपोज लिथियम का साइज इतना है, इसमें चार्ज इतना है, सोडियम का इससे बड़ा होगा, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। एंड नेक्स्ट चीज पोटेशियम का, इसमें इतना पॉजिटिव चार्ज है, रुबिडियम का एंड सीजियम का। सो इसमें इसका वॉल्यूम भी कम है एंड चार्ज भी कम है। चार्ज तो ऑलमोस्ट सब में सेम है। सो द डेंसिटी डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो लिथियम हैज हायर चार्ज डेंसिटी दैट एनी अदर alkali metals। So that's why this shows the this reactions only। Okay, clear? Then the next is sulfates।
सल्फेट्स, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4. ओके, क्लियर। सो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। increases. If ionic character increases, then the solubility of this solution is also increases. Is everyone okay with me? Yes. Ionic character is proportional to solubility. So ये पॉइंट आपको याद रखना है। डाउन द ग्रुप जाने पर solubility इंक्रीज होती है। ओके, एंड lithium is the only element is least soluble. Soluble in water because of, can anybody tell the reasons? What is the reason behind this? Covalent character. Yes, because of covalent character. Okay, so if अगर सल्फेट है, सल्फेट को मैं कोक से रिएक्शन कराता हूँ, सपोज M2SO4, दिस इज द सल्फेट, एंड व्हेन रिएक्टेड विथ कोक, ओके, फ्यूजन, that gives us M2S sulfide plus 4CO. This is an important reaction, आप इसको लिख लीजिए। and except Li, sulfate of group 1 reacted with sulfate, जो सल्फेट्स होते हैं ग्रुप 1 के, reacted with sulfate of trivalent metals like Fe। पॉइंट लिख लीजिए, मैं आपको पॉइंट लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। then point is except Li, sulfates of group 1 react with sulfate of trivalent metals, that is like F3, chromium plus 3, Al plus 3, etc. Okay, and gives double salt. पॉइंट समझ में आया? एक्सेप्ट लिथियम, सिर्फ लिथियम ही है जो रिएक्शन नहीं करता ट्राईवैलेंट सल्फेट से। सपोज दिस इज अ डाईवैलेंट और इसमें डबल वैलेंसी है सल्फेट्स की। इसमें जो ट्राईवैलेंट सल्फेट है दैट इज Fe2SO4 का होल थ्राइस, एंड नेक्स्ट Cr2SO4 का होल थ्राइस, एंड Al2SO4 का होल थ्राइस। दीज आर द ट्राईवैलेंट सल्फेट। ओके, एंड एक्सट्रैक्टर Cu में भी हो जाता है, Cu में नहीं होता ट्राईवैलेंट। ओके, सो इनसे रिएक्शन कर जाता है डाईवैलेंट सल्फेट। डाईवैलेंट मींस आपका रिएक्शन होगा M2SO4। M is here sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, so इनका रिएक्शन कर जाता है एंड that is from the double salt. Double salt is, everyone knows the double salt. So for example, reaction is
M2SO4 dot M2 dash SO4 का whole thrice dot 24H2O. Can anybody tell the name of this if I called M की जगह K यहाँ पे रख दूं मैं? इसका नाम बता सकते हो आप लोग? Potassium. Yes, potash LM. This is called. This M is monovalent and this M dash is trivalent. Okay. So everyone is okay ना? समझ में आया? इस तरीके से डबल सॉल्ट फॉर्म होता है when these monovalent and trivalent salt reacted with each other. समझ में आया? Shall we move to the next page? Yes. Yes, sir. Okay. So the next point लिख लीजिए reaction with acid or acidic medium. That is, in this reaction, M plus H2SO4 that gives us M2SO4 plus H2 gas. Okay now? हाँ सर. Sir. Okay. And the next is if acidic medium में reaction कर सकते हैं. Okay, इस तरीके से हो गया. And next point इसमें ये भी लिख सकते हैं कि alkali metal react with acid and other acidic compound containing like acidic hydrogens. Acidic hydrogens, that means H plus. If metals react with H plus, suppose मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ acidic hydrogens, that is H plus, और any acid direct reaction acid से reaction कर जाता है इस तरीके से. Okay, so that liberate the hydrogens gas. Okay, like मैं इसमें second reaction में इस तरीके से लिख दूँ, suppose M plus H2O plus एसिडिक हाइड्रोजन्स इसमें एचाइन से रिएक्शन करा दूं, that gives us MOH plus 1YH2. ओके, इसमें भी एचाइन है. इज एवरीवन ओके? M reacted with HX, that gives us MX plus 1Y2H2. इसमें भी H आयन है, H पॉजिटिव है. इज एवरीवन ओके? Sir. ओके, सो वेरी गुड. सो अभी हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ. ओके, जो केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक था ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मैंने 3 पॉइंट जो लिखाया था आपके सिलेबस में, वो अभी तक आपके सिलेबस में 3 ही पॉइंट है, बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड द एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी चैप्टर आपने स्टडी नहीं किया. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का पॉइंट पता है ना? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हेंस दिस कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम the oxidizing or any other compound. ये आप लोगों को लिखा है in the first lecture I have taught. हाँ सर. Okay, so extraction of metals मैं नहीं बताता हूँ. Then we move to the next point is that anomalous behavior of lithium. That is the next point is AN. Is everyone okay? अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिथियम इस तरीके से एनामलस बिहेवियर क्यों फॉलो करता है. मतलब जो बाकी अल्कली मेटल्स है उसकी तरह से रिएक्शन क्यों नहीं करता है. बाकी जो सोडियम है, पोटेशियम है, वो क्यों नहीं फॉलो करता सोडियम पोटेशियम वाला फॉर्मूला. सो द रीजन इज, फर्स्ट रीजन इज द
अभी आप मैं रीजन लिखाऊंगा, उसके बाद कैसा क्या बिहेवियर है वो मैं लिखाऊंगा। ओके, फर्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप तो आपको पता है, सॉरी डायगोनल रिलेशन मैंने मुझे आपको बताना है। द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विथ Mg, इसमें आप डायगोनल रिलेशन lithium dash Mg. Okay, so in the period group period 2 and 3, group 1, group second element, in the group 1 is sodium, lithium, sodium, Be, Mg, ये सबको याद है पीरियोडिक टेबल में? इज एवरीवन ओके? सो इन ईच एंड एवरी ग्रुप, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो करता है। किसी भी ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं पीरियड टेबल में, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लिथियम की बात कर रहा हूँ। बेरिलियम इस तरीके से फॉलो होगा, नेक्स्ट इस तरीके से फॉलो, इस तरीके से ये फॉलो होते हैं। सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड पीरियड के सेकेंड एलिमेंट से डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो करता है। ओके, सो ये आपको लिखना है। इसका रीजन मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। फर्स्ट रीजन देखिए, रीजन बिहाइंड द एबनॉर्मल बिहेवियर, द हेडिंग इज क्या क्या एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, उसमें एक टॉपिक ये आएगा, द डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी रीजन होगा, तो मैं उस पॉइंट पे आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। रीजन फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर। ओके, नंबर 1 पॉइंट में नोट करिए, दैट इज द स्मॉल साइज ऑफ एनायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन या एटम्स लिख सकते हैं आप लोग। स्मॉल साइज ऑफ एटम्स और आयंस। इज एवरीवन ओके ना? स्मॉल साइज है तो बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे रिएक्शन है, उसमें अलग अलग से बिहेव करता है। मैंने कितना रीजन्स में कितना केमिकल रिएक्शन में लिखाया है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज, ड्यू टू द स्मॉल साइज, ड्यू टू द पोलराइजिंग पावर, ड्यू टू द फजांस रूल, उन सब में यही फॉर्मूला है कि स्मॉल साइज है इसलिए ये इसका रीजन नॉर्मल बिहेवियर होता है। ओके, नंबर सेकेंड इज पोलराइजिंग पावर इज वेरी हाई। Polarizing power is very high, so the increase polarizing power high है, so that increase या that deal to the increase covalent character। सबको समझ में आ रहा? इज एवरीवन ओके? पोलराइजिंग पावर होती है सो इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है। अब मैं पूछूं व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर, कैन एनबडी टेल द व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर? द पोलराइजिंग पावर इज द charge upon radius। Okay, that is also called the charge density। Okay, is everyone okay ना? From lithium to cesium, the charge is same, सबका charge same होगा, +1 ion, and radius increase होता जाएगा from, then radius increase, radius lithium का सबसे कम है, suppose 1, so the polarizing power is high, and sodium की radius 2, the polarizing power उसका कम हो जाएगा, that's why the polarizing power is very high, so that's increase the covalent character। समझ में आया पॉइंट नंबर 2? Very good. So the point number 3 is the highest ionization enthalpy and lowest electropositive character। Highest
ionization enthalpy and lowest electropositive character. Ionization enthalpy सब लोग जानते हो आप लोग? What is the means of ionization enthalpy? हाँ सर। क्या होता है बताओ? Energy required to remove electron from isolated gas. Yes. So लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है। लिथियम जिसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, दिस हैज वेरी क्या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो फोर्स होता है वो बहुत क्लोज रहता है। दैट्स व्हाई लिथियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालता। सो लिथियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, उनकी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। ओके, सो ये रिएक्शन नहीं कर पाते। फर्स्ट हमको उसको आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तो रिएक्शन कर पाएगा कोई भी चीज, फिर आयन में होती है। तो क्लियर ना, समझ में आया? द हाँ। नेक्स्ट पॉइंट इज 4 नंबर पॉइंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals। ओके, d orbitals नहीं होते हैं। यू हैव स्टडीज केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्टडी किया होगा, s ब्लॉक, d ब्लॉक और s ऑर्बिटल, b ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल नहीं होता तो क्या इफेक्ट पड़ता है? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स अगर lithium has 3 electrons number and the electron configuration is 1s2 and 2s1. Okay, so everyone knows in 1s uh, 1s का कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है, 2s में 2s and 2p होता है, 3s 3p 3d इस तरीके से होता है। if electrons comes to 3s और 3p में आता है, then we can call इसमें d ऑर्बिटल या एम्प्टी d ऑर्बिटल है। इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं, इसमें p ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें जो एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं, अगर p ऑर्बिटल से कोई भी रीजन बनता है, देन हम लोग उसको बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। देन d ऑर्बिटल्स में आपको बताया कि जो d ऑर्बिटल्स के मेटल्स होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, और जिनका d ऑर्बिटल्स d ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली क्या है, कैटलिस्ट टाइप में काम करते हैं। आपको बताया ना मैंने, शायद एटॉमिक हाइड्रोजन्स में चैप्टर में बताया होगा आपको, जब हाइड्राइड्स स्टडी कर रहे होंगे हम लोग, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली रिएक्शन में पार्ट नहीं करते हैं, वो करते हैं कैटलिस्ट फॉर्म में पार्ट करते हैं, वो कैटलिस्ट टाइप में पार्ट करते हैं। ओके, सो इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, दैट्स वाई इसमें रिएक्शन एबनॉर्मलिटी होती है। And the next point number 5 is strong metallic bonding। जो सपोज बेटा इसमें जो पॉइंट बाई पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इफ जो मैंने अभी पॉइंट नंबर 3 बोला इसमें द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इसमें, तो इसका मतलब जो इसमें बॉन्ड है, इंटरनल बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें मेटेलिक नेचर या मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होता है। क्लियर? एंड डाउन द ग्रुप जाने पर जो मेटेलिक बॉन्ड नेचर है वो डिक्रीज होता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, आज याद है? इज एवरीवन ओके? याद है कि नहीं, आप बताओ मुझे। वेरी गुड। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, ये मैं बताऊं आपको, न्यूक्लियस कैटायन, इस तरीके से बताऊं क्या, फिर से एक्सप्लेन करूं ये वाला कॉन्सेप्ट, फजांस रूल वाला, इस तरीके से पोलराइज हो जाता है तो इसका शेप चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी।
Okay, I think these 5 point is okay. Now the other point is also आप उसको बना के लिख सकते हैं like lithium. Lithium is हार्डनेस एंड लाइटर होता है. जो लिथियम होता है वो हार्ड होता है एंड लाइट होता है. लिथियम एलिमेंट्स अगर आपने देखा है नहीं देखा है तो आप लिख सकते हैं लाइटर एंड हार्ड इन नेचर. हार्ड होता है बहुत होता है लेकिन वो लाइट भी होता है. एंड अदर एलिमेंट्स यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं अदर एलिमेंट्स. ओके. अदर एलिमेंट्स लाइक सोडियम. सोडियम इतना सॉफ्ट होता है बेटा हम उसको चाकू से काट सकते हैं. सॉफ्ट. सोडियम एंड रुबिडियम जितना सॉफ्ट होते हैं उनको हम लोग चाकू से नाइफ से काट सकते हैं. नॉर्मली अपना नेल से भी हम लोग इस तरीके से छील सकते हैं. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई एंड फॉर अदर एलिमेंट्स इज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होते हैं. समझ में आ रहा. नेक्स्ट थर्ड लीस्ट रिएक्टिव बताया. ड्यू टू दीज नेचर्स ionization enthalpy, strong bond metallic bonding, non availability of d orbitals, this lithium is the least reactive element. Okay, and the other element is the more reactive. Okay, that is reactive elements. And the fourth point is ये लीस्ट रिएक्टिव होता है. इसमें एक पॉइंट और होता है. ड्यू टू दिस लीस्ट रिएक्टिव नेचर इसमें क्या होता है. ये फर्स्ट मैंने बताया था टार्निश. एवरीवन नोज द टार्निश. व्हाट इज द टार्निश. black color. लॉस ऑफ लस्टर. और जो उनका टेक्सचर होता है जो भी मेटल्स होती हैं वो क्या वाइट होती हैं एकदम वाइट. ये बोल सकते हैं चमकदार होती हैं शाइनी होती हैं. ओके. इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसमें इनका लस्टर चेंज हो जाता है. जो इनका कलर है वो चेंज हो जाता है एंड टार्निश कलर हो जाता है. ओके. एंड दीज ड्यू टू द लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर doesn't affect does not lose luster. Okay. Not affected by air. Okay. क्लियर. समझ में आया. इज एवरीवन ओके. सर एक डाउट है. हाँ बताओ. सर जनरली डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना. हाँ 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 सर, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो हम बात करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कोवेलेंट से. हाँ हाँ. सर तो अदर अदर एलिमेंट्स में लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा. मतलब अदर एलिमेंट्स तो डाउन द ग्रुप जाने पर उनका आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना. बेटा अदर एलिमेंट्स में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं. इसमें जो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली जो देखा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है और उसका रीजन भी यही है. मैंने आपको लिखाया था ना इन द फर्स्ट लेक्चर में. मैंने लिखाया था आयनिक पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. उसका रीजन क्या लिखाया था आप लोग बताओ मुझे. फर्स्ट लेक्चर में आप कॉपी में देखो. इंक्रीज होता है. कॉपी देखो आप लोग. कॉपी देखो बेटा. क्या लिखाया था. ड्यू टू आयनिक नेचर लिखाया था और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और एटॉमिक रेडियस क्या लिखाया था.
आई थिंक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो लिखा होगा, आई हाँ थिंक सर। मुझे याद है जहाँ तक। सो जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, जैसे कोई भी, अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी चीज है, कोई किसी भी चीज को मैं गर्म करता हूँ, जनरली क्या है, आप NaCl ले लो, NaCl को जब आप मेल्ट करोगे तो मेल्ट होता है या नहीं होता, नहीं मेल्ट होता है ना जनरली। तो नहीं। डाउन द ग्रुप जाने पर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, वो लूज हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूँ तो कितना जल्दी वो टूट जा रहा है, उसके अंदर की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कितनी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, अपने आप के एलिमेंट्स, जो उसमें एलिमेंट्स हैं अंदर, जो एटम्स हैं, वो आपस में कितना स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, जितना स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, दैट्स, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उस अंदर का इंटरमोलिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की ज्यादा पड़ेगी, दैट्स हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, समझ गया। सो डाउन द ग्रुप जाने पर जो हमारा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इन दिस ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, जो उसका हाँ इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है वो डिक्रीज होते हैं, दैट्स व्हाई हमको उसको कम हीट देने पर भी वो मतलब उनका बॉन्ड टूट जाते हैं। लिथियम ऐसा नहीं करता है। हाँ सर। ओके, हाँ सर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिथियम एंड अदर एलिमेंट। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 4 जो भी हो, समथिंग 4 होगा, दैट लिथियम जनरली एयर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, आप बताओ। लिथियम Li2। ऑक्साइड बनाता है, हाँ। इन लिथियम प्लस N2 से रिएक्शन कर जाता है, क्या फॉर्म करता है, Li3n। Li3n। एंड लिथियम हो गया, एंड अदर एलिमेंट लाइक वी कॉल्ड सोडियम ले लेते हैं हमें यहाँ पे, सोडियम एयर से रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म होता है, Na2O फॉर्म होता है। इफ एक्सेस ऑफ एयर ले लेते हैं हम लोग तो Na2O2 फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड। क्लियर, एनी डाउट। नो सर। एंड KRVCS, इनका रिएक्शन कराते हैं हम एक्सेस ऑफ O2, दैट्स दिस बिकम MO2, M मीन्स KRV, दैट इज सुपर ऑक्साइड। हाँ सर। ओके, सो एंड जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है वो रिएक्शन ही नहीं होता एट दिस टेम्परेचर। मैंने बताया नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ लिथियम ही रिएक्शन करता है ड्यू टू द, क्या रीजन लिखा मैंने, बताओ अभी, एक मिनट 10 मिनट पहले बताया मैंने, ड्यू टू द हायर चार्ज डेंसिटी, बताया था मैंने, चार्ज हाँ सर। डेंसिटी ज्यादा होने से नाइट्रोजन के साथ लिथियम रिएक्ट कर जाता है। ओके, हाँ सो द मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5। ओके, लिथियम, या पॉइंट नंबर इसी में लिख सकते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करने पर दैट बिकम्स Li2O प्लस H2O। ओके, क्लियर। एंड सिमिलरली इफ आई will heat MgOH को whole twice, that also become MgO plus H2O because of diagonal relationship. Okay, and other elements या other alkali metals, hydroxide does not decompose. Other metals, इस नॉर्मली हीट की बात कर रहा हूँ, इस टेम्परेचर पे अगर बात करूँ तो हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिकम्पोज। ओके,
Clear? Point number 5. Point number 6 is LiHCO3. This is liquid form में होता है, solid form में होता है? This is in liquid form, and other bicarbonates are in solid form. Is everyone okay? Any doubt? No, sir. Very good. And point number 7, LiNO3, that's heated and become Li2O plus Na2O plus O2. ये रिएक्शन मैं सब करा चुका हूँ आपको, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े. MgNO3 होल ट्वाइस हीट करते हैं, that it gives us MgO plus NO2 plus O2 because of डायगोनल रिलेशनशिप. इसमें आप लिख लेना यहाँ पे बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप. इस एरो पर भी लिख लेना डायगोनल रिलेशनशिप, यहाँ पर भी लिख लेना डायगोनल रिलेशनशिप. ओके. एंड अदर एलिमेंट्स के लिए लिखता हूँ मैं MnO3 लिखता हूँ. ओके. दैट गिव्स अस MnO2 प्लस O2. अदर एलिमेंट्स की बात करता हूँ, देन NaKRbCS. ओके. Clear? Any doubt? Shall we move to the next point? Yes, sir. Okay, point number 8, that is lithium carbonate. इसको हीट करते हैं Li2CO3, इसको हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? Can anybody tell me? And other carbonates are stable. मैंने बताया नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इंक्रीज हो जाता है. एंड अदर कार्बोनेट्स आर स्टेबल ड्यू टू, इसमें रीजन क्या है? C and O बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर. मैंने कल आपको बताया था, हाँ याद है सर. आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड. सो द मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 is that is lithium. Here is other elements. Okay. So the point number 9 is lithium, LiF. The LiF, LiPO4, Li2C2O4, Li2O, Li2CO3 are springly or less soluble. Is everyone okay? Springly or less soluble. And other elements, other S block या first group elements is more soluble. अगर मैं अदर एलिमेंट्स का यही एलिमेंट्स ले लूं, लाइक NaF कर लूं, यहाँ पे NaPO4 कर लूं, यहाँ पे PO4 ट्रिपल नेगेटिव होता, डबल नेगेटिव होता? कैन एनीबॉडी टेल मी? PO4 डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव? Li2C2O4 इसकी बात करूं तो ये इस अदर एलिमेंट्स इज मोर सॉल्युबल देन द Li के these elements. Okay, springly soluble, that means less soluble. Okay, is everyone clear? हाँ हाँ सर. अब मुझे बताओ, PO4 है, मैं आपसे पूछूंगा, जनरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा. LiPO4 का फॉर्मूला मुझे बताओ, मैंने सही लिखा या नहीं लिखा? आप लोग मुझे बताते भी नहीं हो कि LiPO4 सही लिखा मैंने गलत लिखा. 3PO4. हम्म Li3PO4.
Yes. Li3PO4. तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो यार कि मैंने गलत लिख दिया सर, या आपने थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्योंकि जब आप कॉपी खोल के देखोगे जिसको आता है वो कर लेगा। या सपोज कुछ किसी को नहीं पता तो वो यही पढ़ के जाएगा एग्जाम में, सर ने लिखाया था सही लिखा होगा तो वो गलत कर देगा एग्जाम में। तो जो मैं लिखता हूँ मैं भी कहीं पे मिस्टेक कर देता हूँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। क्लियर? द पॉइंट नंबर 10 इज Li2SO4 डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट। बताया मैंने, Li2SO4 does not form double salt. Other form एलम्स या डबल सॉल्ट लिख सकते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया। नाउ अथर्व समझ में आया? अस्मी, आशुतोष, आशुतोष समझ में आया आपको पॉइंट नंबर 10? देन मूव टू द पॉइंट नंबर 11, that is Li lithium halide. Lithium halides are soluble in organic solvent. ओके, लाइक, और ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, point number 11 and point number 12 is, that is, halides are partially covalent due to the high polarizing power. Halides are partially covalent due to high polarizing power. ओके, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? एंड कैन फॉर्म LiCl dot 2H2O, that is called deliquescent in nature. Can anybody tell the what is the mean of deliquescent in nature? इसका मतलब क्या है? एंड अदर एलिमेंट्स आइडियली क्या होते हैं? आयनिक होते हैं, आयनिक इन नेचर में होते हैं। एंड दीज फॉर्म नो हाइड्रेटेड सॉल्ट, नो हाइड्रेटेड सॉल्ट। एंड इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? नो डेलिक्वेसेंट इन नेचर, नो अब मुझे बताओ, इसमें आपको 2 चीज बताना है। नो हाइड्रेटेड सॉल्ट ये मतलब बताना, एंड डेलिक्वेसेंट का मतलब बनाना। ये 2 पॉइंट का मतलब बताओ। डेलिक्वेसेंट का मीन्स बताओ जो, या रेटेड सॉल्ट का मतलब? हाँ, डेलिक्वेसेंट का मतलब बताओ। सर हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब तो आपको पता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट नो हाइड्रेट मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, लाइक इसमें LiCl2H2O है। ओके, देन NaCl.2H2O या 5H2O 10H2O ये आपने नहीं देखा होगा। नो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं जो हमने नॉर्मली अपने घर में जो सॉल्ट होता है जो यूज करते हैं खाने में,
उस सॉल्ट को क्या बोलते हैं? अगर हम लोग खुले में रख दें तो उसमें क्या मॉइस्चर गेन कर लेता है, एंड मॉइस्चर गेन कर लेता है, दैट मीन्स ये क्वालिटी लिथियम में नहीं होती है, इसके पास ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, दैट मीन्स इसके पास ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं पहले से। तो ये लिथियम क्वालिटी LiCl नहीं करता है, बट NaCl करता है। समझ में आया? डेलिक्वेसेंट इन नेचर का मीन्स है कि टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, दैट मीन्स लिक्विड बिकम होने की टेंडेंसी होता है, तो इसको ऑलरेडी लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं। समझ में आया? इसमें आप लिख सकते हैं डेलिक्वेसेंट इन नेचर मीन्स टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, लिख सकते हो आप लोग इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हो। द पॉइंट नंबर 11 12 13 वट एवर दिस पॉइंट नंबर 13, ओके। पॉइंट नंबर 13 इज नो ethanide on reaction with C2H2। एल्कीन एल्काइन एल्काइन आपने पढ़ा है, एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन। हाँ यू सर। हैव स्टडीड द, तो इसका फॉर्मूला बताओ, इसका ये क्या लिखा है C2H2, ये क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड HC है, इसका नाम बताओ। इथाइन। इथाइन है, ओके। एंड दीज अदर एलिमेंट्स फॉर्म एथेनाइड, ओके, अदर एलिमेंट्स फॉर्म एथेनाइड। सो कैन एनीबॉडी टेल द रिएक्शन? अभी आप लोगों को ये रिएक्शन आप लोगों को बताना है। इफ यू हैव स्टडी द एथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H प्लस Na और K वट एवर यू वांट, दैट रिएक्टेड विद, तो इसमें क्या कंपाउंड बनेगा? आप लोग बताइए मुझे, व्हाट कंपाउंड फॉर्म? C triple bond Na Na and half plus molecules of H2, ओके। if further Na से रिएक्शन करते हैं, if यहाँ पे मैं एक्सेस लिख दूं तो उसका रिएक्शन डायरेक्ट यहाँ से ये कन्वर्टेड हो जाएगा, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA। अगर किसी रिएक्शन में एक्सेस लिखा होता है, इसका मतलब उसमें जितना अमाउंट ऑफ Na आप रिएक्शन कराना चाहो करा सकते हो। इफ एक्सेस लिखा रहता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, then this reaction direct gives this elements N plus H2। इफ एक्सेस नहीं लिखा है तो आपको सिर्फ यहीं तक जाना है, ओके, क्लियर? तो ये एलिमेंट्स देते हैं, अदर एलिमेंट्स देते हैं, लिथियम के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। इज एवरीवन ओके? हाँ वेरी गुड। सो द, अभी ये टॉपिक आपने स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज। जो मैंने अभी पॉइंट में बताया ना, यहाँ पे 2-3 पॉइंट में बताया, यहाँ पे वहाँ पे ये पॉइंट में बताया ना मैंने, इस पॉइंट में एंड इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट का हम स्टडी करने वाले हैं अभी, ओके। सो हेडिंग डाल लीजिए डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट हेडिंग इज diagonal relationship with Mg, ओके। रीजन फॉर, इसमें फर्स्ट हेडिंग है रीजन फॉर DR, ओके, डायगोनल रिलेशनशिप, ओके। रीजन फॉर DR, DR मींस दैट इज D एंड दैट इज R, ओके। समझ जाओ आप लोग, इतना समझदार हो आप लोग, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें रीजन में लिखना है, फर्स्ट पॉइंट इज द कंपेरेबिलिटी। इसमें अगर आप कंपेरेबल करोगे
comparable between electronegativity part. Okay, that means lithium की electronegativity is 1.00 and magnesium की electronegativity is 1.2. So दोनों की electronegativity बिल्कुल similar होती है, that's why ये reaction एक दूसरे के जैसे सेम करते हैं. Clear? Second point is the similarity in atomic radius and ionic radius. Similar atomic ionic radius. Okay, is everyone clear? अभी इसमें बता सकता हूँ मैं, आप लोग देखना. The Li positive इसका एटॉमिक रेडियस Li 100 पिकोमीटर. ओके, एंड Li पॉजिटिव इसका एटॉमिक रेडियस 76 पिकोमीटर. ओके, क्लियर? एंड सिमिलरली Mg का एटॉमिक रेडियस इज 160 पिकोमीटर एंड Mg डबल पॉजिटिव का एटॉमिक रेडियस इज 72 पिकोमीटर. ऑलमोस्ट सिमिलर है. एटॉमिक रेडियस and ionic radius is almost similar, so they shows the similar reactions. Okay, and the third point is if radius similar है बेटा, so the atomic volume similar. atomic volume भी similar होगा. And the fourth point is high polarizing power. दोनों लिथियम एंड मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर इज वेरी हाई, सो दे शोज द सिमिलर रिएक्शन. ओके, अभी समझ में आया कि क्या क्या रीजन है जो डिफरेंट तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं. ओके, समझ में आया. अब क्या क्या सिमिलरिटीज हैं इसकी मतलब प्रॉपर्टीज में. ओके, जो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होती है उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं. ओके, अभी हेडिंग लिख लीजिए. सिमिलरिटीज नंबर 1 इज both are hard and light and have high boiling point. Both are hard, light and have high melting point. Is it okay? Shall we move to point number 2? Decompose water slowly to liberate hydrogens. Decompose with water slowly to liberate H2 gas. Okay, so the reaction is like this: Li plus H2O, that gives us LiOH plus H2, and Mg plus H2O, that gives us MgOH का whole twice plus H2. Is everyone clear? समझ में आया सबको? हाँ सर. वेरी गुड. किसी को कोई डाउट तो नहीं है पीछे जो मैंने पढ़ाया? कोई भी छोटा सा भी डाउट है आप अभी क्लियर करते चलिए साथ साथ में. ओके, मैं बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे बताते चलिए आप लोग. सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, तो बताते चलिए. ओके, ठीक है ना? नॉर्मल स्पीड है ना? बताओ कोई. आशुतोष आप बताओ, नॉर्मल स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, कुछ फास्ट है या स्लो है? नहीं सर, नॉर्मली है.
Okay, so both combined with N2 on heating. Both means lithium and magnesium combined with N2 on heating. हीट करने पर दोनों कंबाइन होते हैं. दैट इज द रिएक्शन फॉर दिस Li प्लस N. क्या बनेगा यहाँ पे? Li3N. एंड इसका रिएक्शन हम लोग H2O से करते हैं. देन दिस फॉर्म LiOH प्लस NH3. इज एवरीवन ओके? सॉरी, यहाँ पे N2 है. Mg प्लस N2 इससे रिएक्शन करते हैं. Mg3N2 H2O से रिएक्शन कराया. देन इट गिव्स अस MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3. इज एवरीवन ओके? sir. Okay, so LiOH, these elements, these hydroxide, okay, are less soluble in water. Okay, and thermally unstable. Clear? समझ में आया point? And the point number next is 4th point. 4th point is both combined with carbon on heating. Both combined with carbon on heating. So the reaction is, क्या reaction होगा? Can anybody tell? The Li plus carbon, क्या reaction बनेगा? आप बताओ मुझे, कोई भी बताओ आप लोग. And Mg plus C, क्या फॉर्म होगा? Li2C2. And here is MgC2. इसका नाम बताओ. अगर नाम नहीं पता तो मैं भी नहीं बताने वाला, क्योंकि ये इसका नाम तो आप लोगों को पता होना जरूरी है. अगर इसका H2O से रिएक्शन करा देते हैं, दिस इज द बोनस पार्ट, मैं आपको लिखाता हूँ. ओके, H2O से रिएक्शन करा देते हैं. ये बोनस पार्ट है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये यूज होने वाला है. एंड दिस गिव्स अस C2H2 एंड दिस गिव्स आल्सो C2H2. ओके, ये इस चैप्टर का रिएक्शन नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं तो पढ़नी है. क्यों ना आप अभी से पढ़ के चलें. यह हो सकता है आपने पढ़ ली होगी कहीं ना कहीं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा उसको. एंड द 5th पॉइंट इज बोथ आर इन एयर. अगर रिएक्शन एयर से करा देते हैं तो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होता है? लिथियम प्लस O2. आप बताओ क्या फॉर्म होगा? एंड Mg प्लस O2. कैन एनीबडी टेल द व्हाट इज द रिएक्शन? कंप्लीट करो इस रिएक्शन को. गौरी, Li2O and MgO. Okay, so these are less soluble in water. Okay, point number 6 is hydroxide of both are weak base and decompose on heating. Point number 6 is
hydroxide of both are weak base and decompose on heating. Clear? So the reaction is LiOH. हीट करते हैं क्या फॉर्म होगा बताओ मुझे फिर से आप लोग। MgOH का होल ट्वाइस, इसको हीट करते हैं क्या फॉर्म होगा। ये रिएक्शन आई थिंक मैं फोर्थ या फिफ्थ टाइम लिखा रहा हूँ LiOH का होल ट्वाइस को हीट करने पे, इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। फोर्थ फिफ्थ टाइम मैं ये रिएक्शन लिखा रहा हूँ। Li2O फॉर्म होगा प्लस H2O फॉर्म होगा, इसमें MgO फॉर्म होगा एंड H2O फॉर्म होगा। सो एवरीवन इज ओके ना? कोई डाउट है किसी को अभी तक? Shall we move to the next point? आप लोग हाँ बताएं पॉइंट नंबर 7। कार्बोनेट्स आर अनस्टेबल। कार्बोनेट्स होते हैं ना, कार्बोनेट्स ऑफ बोथ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बोथ की, ओके। कार्बोनेट्स ऑफ बोथ आर अनस्टेबल, ओके, एंड अपॉन heating that gives us CO2, okay, that gives us CO2 gas, that is Li2CO3 on heating gives us Li2O plus CO2. Kindly complete the next equation MgCO3 for MgCO3 complete करो उसको। For MgCO3 on heating, complete the equation. MgO plus CO2. MgO plus CO3. So MgO plus CO2 is okay. हाँ डेलिक्विसेंट इन नेचर में तो पता है आपको। पॉइंट नंबर 8, बोथ आर इन नेचर। इसका एग्जांपल बताओ मुझे, डेलिक्विसेंट इन नेचर। जब भी इसकी बात आए इस पॉइंट की, आपको एग्जांपल लिखना है LiCl डॉट 2H2O and for Mg that is MgCl2 dot 8H2O। ओके, इज एवरीवन ओके? कहीं कहीं पे इसमें 6 या 5 लिखा होगा, बट एनसीईआरटी में 8 लिखा है तो आपको 8 ही लिखना है, ओके। डू नॉट रेफर एनी राइटर्स बुक, किसी राइटर की या किसी रेफरेंस बुक को रेफर नहीं करना है अनलेस अनटिल आपका एनसीईआरटी में वो चीज आप कंफर्म ना कर लो, ओके। क्लियर ना? पॉइंट नंबर 9 इज bicarbonates of both do not exist bicarbonates of both
do not exist in solid. क्लियर ना? दोनों के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल LiH CO3 MgH CO3 MgH CO3 का फॉर्मूला बताओ, सही लिखा है गलत लिखा है? CO3 twice. Very good. So these exist in solution. Okay, clear? The point number 10 लिख लीजिए. Point number 10 is LiCl MgCl2 soluble in ETHANOL, ethanol. Okay. अब को ये याद रखना है, मैं इंपोर्टेंट निशान लगा देता हूँ विद डिफरेंट कलर. ओके, ये याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका. डेलिक्विसेंट इन नेचर याद रखना है आपको. एंड द थर्ड पॉइंट कंबाइंड ऑन हीटिंग इज on heating with less soluble air is not important. ये थर्ड पॉइंट याद रखना है. These 3 points is very important in these 10 points. ओके, ये 3 points important है, आपको ये याद रखना है. ओके, so is everyone okay for today? ओके, सो आई थिंक आज के लिए काफी हो चुका है. आई थिंक 13-14 पेज हो गया है. ओके, so for the next class, from the next class onward, we will study the sodium and its compound and lithium and its compound. जो भी एलिमेंट्स हैं एंड उसके कंपाउंड हम लोग स्टडी करेंगे. जनरली हम क्या स्टडी करने वाले हैं सोडियम में? सोडियम के बारे में स्टडी करेंगे. सोडियम का कंपाउंड है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. कास्टिक सोडा को स्टडी करेंगे. Na2CO3 वॉशिंग सोडा स्टडी करेंगे. एंड बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3, ये स्टडी करेंगे. इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे. जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रिपरेशन है, ये सब के बारे में स्टडी करने के बाद नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स. ओके, सो कल आपको पढ़ के आना है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को पढ़ के आना है. एंड जो कंपाउंड्स हैं सोडियम एंड लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो पढ़ के आना है. ज्यादा नहीं तो आप कम से कम NCERT की बुक से चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, एक बार रीडिंग मार लीजिए, बस उतना काफी है. बिकॉज इन ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रटना पड़ेगा. जो भी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बता रहा हूँ. बट जब आप NCERT पढ़ोगे तो उसमें ये सब नहीं लिखा रहता, उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा रहती है. मैं यहाँ पे थ्योरी आपको कम लिखा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं. मैं एग्जाम से बहुत सारा लास्ट 13-14 ईयर्स के एग्जाम्स में स्टडी किया हूँ, देखा हूँ, उसमें से जो जो पॉइंट आते हैं और उसी पॉइंट को लिख करके फिर मैं उस पॉइंट पर नोट्स बना के आपको समझा रहा हूँ. समझ में आया? जो एग्जाम में पैटर्न्स कुछ ना कुछ जितना मैंने बताया है जनरली NIT एंड स्टेट कॉलेज से लेकर के किसी न किसी एग्जाम में आया ही आया है. और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने खुद से निकाल के दिए हैं, जो मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी है आने की. जैसे मैंने खुद सोचा कि ये पॉइंट नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट 2-3 ईयर में आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो निकाल के दिए. सो मे बी आपको अगर NCERT में पढ़ोगे या किसी बुक में पढ़ोगे ये इस तरह की रिएक्शन या कहीं पे आपको ना मिले, बट जो थ्योरी बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर मिल जाएगी, तो वो आपको स्टडी करना है. ओके, सो इज एवरीवन ओके? अभी सबको समझ में आ रहा है ना एस ब्लॉक क्या है क्या नहीं है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स की रिएक्शन क्या है?
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो समझ में आ रहा ना? ओके, सो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। चल वी स्टॉप फॉर टुडे। हाँ sir. Okay. So if you have any doubts, kindly solve the sheet and discuss with me. Okay? मेरे से डिस्कस कर लो। जब भी प्रॉब्लम हो मैं आपको बिफोर इवनिंग मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, जैसे मैं दिन में क्लास लेता हूँ तो 7 PM और 8 PM तक मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर? और साइट पे सॉल्यूशन आई थिंक अपलोड हो गए हैं, तो आप लोग अपना पेपर चेक कर सकते हैं। जो मैंने पेपर बनाया था लास्ट क्यूमुलेटिव एग्जाम्स का, क्यूमुलेटिव टेस्ट का, तो वो चेक करते हैं आप लोग। फिर भी अगर आपको कोई डाउट समझ में आता है देन वी विल डिस्कस टुगेदर। ओके? अदरवाइज वासु सर तो आप डिस्कस करेंगे ही क्लास में। ओके? हम लोग जैसे नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो 10 मिनट 15 मिनट पहले आ जाऊंगा। अगर किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग पेपर और एस ब्लॉक और जो हमने स्टडी किया अभी तक, किसी को कोई डाउट है हम लोग पूछ सकते हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो कैन वी स्टॉप नाउ? हाँ सर। Anybody have any doubt for today's lecture? Nahi, sir. Okay, so bye everyone, and we will meet tomorrow. Okay? Bye sir. Bye, sir.